नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास का अध्ययन करेंगे और उसमें भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, के विषय में अध्ययन करेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909 ईस्वी के सुधारों से भारतीयों की सुधा शांत नहीं हो सकी। ये सुधारों का क्रम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होते हैं। फिर हर 20 साल बाद में इसको चार्टर किया जाता था, जैसे 1813, फिर 1833, फिर 1853, फिर 1861, फिर 1909, फिर 1919, फिर 1935 के अधिनियम। इस प्रकार से 1909 ईस्वी के सुधारों से भारतीयों की सुधा शांत नहीं हो सकी। भारत में राजनीतिक असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, जिसके फलस्वरूप देश में क्रांतिकारी और आतंकवादी आंदोलन तीव्र हो गए और शासन सुधार की मांग तेज हो गई। सरकार की दमन नीति ने आग में घी का काम किया। 1910 ईस्वी में भारतीय प्रेस एक्ट पारित करके समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को कुचल दिया। 1911 ईस्वी में राजद्रोह सभा अधिनियम पास करके सरकार ने सभाएं करने पर रोक लगा दी। राष्ट्रवादी आंदोलन का दमन करने के लिए 1913 ईस्वी में फौजदारी संशोधन अधिनियम पारित किया गया, किंतु इस दमन नीति के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन और अधिक तीव्र हो गया। इस असंतोष वातावरण में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की कि वे जनतंत्र की रक्षार्थ युद्ध लड़ रहे हैं, अतः भारतीयों ने तन मन और धन से अंग्रेज सरकार की सहायता दी, क्योंकि उन्हें युद्ध के बाद स्वराज्य प्राप्ति की आशा थी। किंतु ब्रिटिश सरकार ने चुप्पी साध ली, अतः भारतीयों को विवश होकर होम रूल आंदोलन आरंभ करना पड़ा। यद्यपि इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन लोगों में उत्पन्न जागृति को नहीं दबाया जा सका। अतः विवश होकर भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना सरकार का चरम लक्ष्य है। इसकी कर्मिक पूर्ति के लिए स्वायत्त शासन संस्थाओं की स्थापना, संस्थाओं का उत्तरोत्तर विकास किया जाए और भारतीयों को प्रशासन में साझेदार बनाया जाए। इस घोषणा के बाद मॉन्टेग्यू नवंबर 1917 को दिल्ली आया तथा गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड के साथ देश का दौरा किया। मॉन्टेग्यू ने भारतीय सेनाओं से भी विचार विमर्श किया। तत्पश्चात एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं। 8 जुलाई 1918 को ये रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई। इस रिपोर्ट में मुख्य 5 बातें दी गई। नंबर 1, जहाँ तक संभव हो स्थानीय संस्थाओं पर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियंत्रण हो, सरकार का कम से कम नियंत्रण हो। नंबर 2 है, प्रांतों में थोड़ी सी उत्तरदायी सरकार स्थापित कर दी जाए और प्रांतों को पहले की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ दी जाए। नंबर 3 है, भारत सरकार की ब्रिटिश संसद के प्रति जिम्मेदारी ज्यों की तो बनी रहेगी, किंतु केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार कर दिया जाए ताकि यह भारत सरकार को पहले से अधिक प्रभावित कर सके। नंबर 4 है, भारत सरकार पर भारत सचिव का नियंत्रण कुछ ढीला कर दिया जाए। नंबर 5 है, सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियंस को भी अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 1919 में पारित कर दिया गया। इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 अथवा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम को 1921 में कार्यान्वित किया गया। इसके द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित परिवर्तन किए गए, जिसमें प्रथम है कि गृह सरकार। भारत सचिव शासन का 2 भागों में विभाजन भारत में ब्रिटिश शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता थी। इसका एक भाग इंग्लैंड में कार्य करता था और दूसरा भारत में। शासन का जो भाग इंग्लैंड में कार्य करता था वह गृह सरकार कहलाता था। इसके मुख्य 5 अंग थे: सम्राट, मंत्रिमंडल, संसद, भारत सचिव और इंडिया काउंसिल। इनमें भारत सचिव व इंडिया काउंसिल सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। भारत सचिव भारत के शासन संबंधी मामलों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी था तथा उसका
वेतन तथा उसको वेतन भारतीय राजस्व में से मिलता था, जिसके विरुद्ध भारतीयों ने आवाज उठाई थी। अतः 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव का वेतन इंग्लैंड के कोष से दिए जाने की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई तथा केंद्र की व्यवस्थापिका सभा में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया। अतः भारत सचिव की शक्तियों में कमी करना आवश्यक था। प्रांतों में जो विषय भारतीय मंत्रियों को दिए गए उन्हें हस्तांतरित विषय कहा गया तथा जो विषय गवर्नर ने अपने पास रखे उन्हें रक्षित विषय कहा गया। भारत सचिव का हस्तांतरित विषयों पर नियंत्रण कम कर दिया गया। हस्तांतरित विषयों में भारत सचिव का हस्तक्षेप निम्नलिखित बातों तक सीमित कर दिया गया। नंबर 1 है ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा। ऐसे प्रश्नों का निर्णय करना जो प्रांतों द्वारा न सुलझ सके हो। तीसरा है गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को 1919 के अधिनियम के अधीन जो कार्य सौंपे गए उनकी देखभाल करना तथा उनके उचित कार्यों का समर्थन करना। केंद्रीय विषयों के शासन की देखभाल करना। नंबर 4 है भारतीय हाई कमिश्नर भारतीय नौकरियों और अपने ऋण लेने के अधिकारों की रक्षा करना। केंद्र तथा प्रांतों के रक्षित विषयों पर भी भारत सचिव का नियंत्रण कुछ ढीला कर दिया गया। इस अधिनियम के पूर्व जो भी विधेयक केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधान सभाओं में प्रस्तुत किए जाते थे उनमें भारत सचिव की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कुछ विशेष मामलों से संबंधित विधेयक जैसे विदेशी मामले, सीमा शुल्क, सैनिक मामले, नोट करेंसी तथा सार्वजनिक ऋण इत्यादि को छोड़कर शेष विषयों में भारत सचिव की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। प्रांतों के मामलों के संबंध में ये निश्चित कर दिया गया कि किसी भी बिल को भारत सचिव के पास तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक गवर्नर जनरल उसकी स्वीकृति के बारे में कोई रुकावट उत्पन्न न करे। इंडिया काउंसिल इस अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव, अवर सचिव यानी कि अंडर सेक्रेटरी तथा उसके विभाग के सभी खर्चे भारतीय कोष से देने की बजाय इंग्लैंड के खजाने से देने की व्यवस्था की गई। यह भी व्यवस्था की गई कि इंडिया काउंसिल में कम से कम 8 तथा अधिक से अधिक 12 सदस्य होंगे, जिनमें आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें भारत में सेवा करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। इंडिया काउंसिल के सदस्यों का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया तथा उनके वेतन 1000 पाउंड से बढ़ाकर 12,000 पाउंड वार्षिक कर दिया गया। नेक्स्ट है हाई कमिश्नर। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार हाई कमिश्नर के पद का सृजन किया गया। इससे पूर्व भारत सरकार के लिए स्टोरों की सभी आवश्यक वस्तुएं और मशीनें भारत सचिव लंदन में खरीदा करता था। इस अधिनियम में यह तय किया गया कि हाई कमिश्नर भारत सरकार की सभी आवश्यक वस्तुएं लंदन में खरीदेगा। इसके अतिरिक्त वह इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की सुविधाओं और आवश्यकताओं की तरफ ध्यान देगा। हाई कमिश्नर की नियुक्ति से परिषद गवर्नर जनरल करता था और उसका वेतन भारतीय कोष से दिया जाता था। साधारणतः वे 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता था। हाई कमिश्नर की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती थी। ब्रिटिश सरकार का विचार था कि इंग्लैंड में भारत का प्रतिनिधित्व हाई कमिश्नर द्वारा करवाने से भारतीय अनुभव करेंगे कि उनका सम्मान बढ़ गया है, किंतु भारतीयों ने इसकी नियुक्ति को कोई विशेष महत्व नहीं दिया। उपयुक्त परिवर्तनों का गृह सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इस अधिनियम के बाद भी गृह सरकार की वैधानिक सर्वोच्चता जो की त्यों बनी रही। गवर्नर जनरल और उसकी सरकार के सभी सदस्यों को गृह सरकार का आदेश मानना पड़ता था। ये गृह सरकार के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय सरकार ख। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी, यानी कि गृह सरकार तो इंग्लैंड में होती थी, अब केंद्रीय सरकार जो है गवर्नर जनरल वो भारत में होती थी। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की रचना और शक्तियों में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया गया। गवर्नर जनरल की शक्तियां पहले की भांति असीमित, निरंकुश और अनुत्तरदायी रही। गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी परिषद का प्रधान होता था तथा कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति उसकी सिफारिश पर भारत सचिव करता था। गवर्नर जनरल ही अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों में कार्य का विभाजन करता था और कार्यकारिणी परिषद की बैठक बुला सकता था। गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी के परामर्श की अवहेलना भी कर सकता था। वह भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि होता था। उसकी नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सिफारिश पर
ब्रिटिश सम्राट द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती थी। 1919 के अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल का विदेश विभाग और राजनीतिक विभाग पर सीधी नियंत्रण स्थापित किया गया। इस अधिनियम द्वारा कानून सदस्य की योग्यता में कुछ परिवर्तन किया गया। अब उस व्यक्ति को कानून सदस्य नियुक्त किया जा सकता था जो भारत के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष में एडवोकेट रहा हो, यानी कि कम से कम 10 वर्ष से जो एडवोकेट रहा था उसको कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता था। इस अधिनियम में यह भी कहा गया कि कार्यकारिणी में 3 ऐसे सदस्य होने चाहिए जिन्होंने ब्रिटिश ताज के अधीन कम से कम 10 वर्ष भारत में सेवा की हो। इसके परिणाम स्वरूप कार्यकारिणी में 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई, लेकिन इन भारतीयों के हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। कार्यकारिणी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी न होकर गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थी। गवर्नर जनरल भी केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी न होकर भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी था और भारत सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। अब नेक्स्ट है केंद्रीय विधानमंडल। इस अधिनियम द्वारा पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। पहले सदन को विधानसभा तथा दूसरे सदन को राज्यसभा कहा जाता था। विधानसभा में 145 सदस्य थे, जिनमें 104 निर्वाचित होते थे। 104 निर्वाचित सदस्यों में से 52 सदस्य सामान्य निर्वाचित क्षेत्रों से, 30 मुस्लिम, 2 सिख, 9 यूरोपियन, 7 जमींदार तथा 4 यूरोपीय तथा 4 भारतीय वाणिज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। 41 मनोनीत सदस्यों में 26 सरकारी अधिकारी और 15 गैर सरकारी अधिकारी होते थे। राज्य सभा के 60 सदस्यों में 33 निर्वाचित और 27 मनोनीत सदस्य होते थे। 33 निर्वाचित सदस्य विभिन्न संप्रदायों और हितों में बटे होते हुए थे और 27 मनोनीत सदस्यों में से 17 सरकारी अधिकारी और 10 गैर सरकारी सदस्य होते थे। विधानसभा 3 वर्ष के लिए तथा राज्यसभा 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होती थी, किंतु गवर्नर जनरल इन सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा सकता था और कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उन्हें भंग कर सकता था। तो विधानसभा के लिए 3 वर्ष और राज्यसभा के लिए 5 वर्ष होती थी और इनका गवर्नर जनरल इनके कार्यकाल को बढ़ा या समाप्त कर सकता था। विधानमंडल का कार्य क्षेत्र। विधानसभा केंद्रीय सूची में उल्लेखित विषयों पर ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति से यह प्रांतों के लिए भी कानून बना सकती थी, किंतु यह 1919 के अधिनियम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी तथा ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती थी जो ब्रिटिश संसद के किसी कानून के विरुद्ध हो। केंद्रीय बजट सबसे पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता था और उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता था, किंतु बजट के लगभग 85% भाग पर विधानसभा बहस तो कर सकती थी लेकिन मतदान नहीं कर सकती थी। शेष 15% भाग के बारे में विधानसभा किसी खर्च के लिए इनकार कर सकती थी अथवा कोई कटौती कर सकती थी, किंतु यह किसी रकम को बढ़ा नहीं सकती थी। कोई भी बिल जब तक दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं हो जाता था, कानून नहीं बन सकता था। बजट राज्यसभा में उसी दिन पेश किया जाता था जिस दिन विधानसभा में। अन्य वित्त विधेयक पहले विधानसभा में पेश किए जाते थे। वित्त विधेयक को राज्यसभा या तो बिल्कुल अस्वीकार कर सकती थी अथवा कुछ संशोधन के लिए सुझाव दे सकती थी, लेकिन राज्यसभा की अस्वीकृति या संशोधनों के सुझाव से विधानसभा सहमत न होती तो गवर्नर जनरल अपनी विशेष शक्तियों द्वारा उसे स्वीकार कर सकता था। केंद्रीय विधानमंडल का ढांचा अत्यंत ही दोषपूर्ण था। गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। विधानमंडल गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके उन्हें त्यागपत्र देने को बाध्य नहीं कर सकती थी। ये केवल सार्वजनिक हितों के मामलों में प्रस्ताव पास कर सकती थी, लेकिन इन प्रस्तावों को मानना या न मानना गवर्नर जनरल की इच्छा पर निर्भर था। अतः विधानमंडल के पास प्रभुत्व शक्ति का अभाव था। यह केवल कार्यकारिणी को प्रभावित कर सकता था। गवर्नर जनरल विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अस्वीकृत कर सकता था। वह किसी प्रस्ताव पर बहस रोक सकता था और अपनी इच्छा अनुसार किसी विधेयक में संशोधन कर सकता था। आपातकाल में वह अध्यादेश प्रसारित कर सकता था। इससे स्पष्ट है कि गवर्नर जनरल भारतीय प्रशासन में के मामलों में सर्वेसर्वा था
और केंद्रीय विधानमंडल उसके सामने बिल्कुल असक्त थे। अब नेक्स्ट है शक्ति तथा राजस्व विभाजन। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार स्थापित की गई, अतः शासन संबंधी समस्त विषयों को दी गई सूचियों में विभाजन किया गया। अतः शासन संबंधी समस्त विषयों को दो सूचियों में विभाजित किया गया, एक का नाम केंद्रीय सूची था और दूसरा प्रांतीय सूची। जो विषय दोनों सूचियों में सम्मिलित होने से रह गए थे वे केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आ जाते थे। जिन विषयों के संबंध में संपूर्ण भारत अथवा एक से अधिक प्रांत समान कानून की आवश्यकता अनुभव की गई उन्हें केंद्रीय सूची में रखा गया और प्रांतीय हित के विषय प्रांतीय सूची में रखे गए। केंद्रीय सूची में 47 विषय थे, जैसे प्रतिरक्षा, विदेशों से संबंध, देशी रियासतों के संबंध, रेल, डाक वेतार, सिक्के तथा नोट, सैन्य संबंधी विषय, सार्वजनिक ऋण, दीवानी तथा फौजदारी कानून, सीमा शुल्क, रुई पर उत्पादन कर, नमक कर, आयकर आदि। प्रांतीय सूची में 50 विषय रखे गए, जैसे स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण कार्य, पुलिस तथा जेल, वन, सिंचाई, अकाल सहायता, कृषि, भूमिकर, सहकारी संस्थाएं आदि। दोनों सूचियों के किसी विषय के संबंध में मतभेद होने पर उनका निर्णय गवर्नर जनरल करता था। प्रशासनिक अधिकारों की भांति राजस्व के संसाधनों को भी दो भागों में विभाजित किया गया। केंद्रीय राजस्व में चुंगी, आयकर, रेल, तार, डाक, नमक, अफीम आदि रखे गए तथा प्रांतीय राजस्व में भूमिकर, चुंगी, सिंचाई, स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन आदि थे। अब हम पढ़ेंगे प्रांतीय शासन, द्वैत शासन। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम द्वारा सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रांतीय शासन में किया गया। प्रांतों में एक विचित्र प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई, जिसे द्वैत शासन प्रणाली कहते हैं। द्वैत शासन का अर्थ है दो शासकों का शासन या दोहरा शासन। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार स्थापित की गई, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रांतीय विषयों को भी दो भागों में बांटा गया है, एक रक्षित विषय रिजर्व्ड सब्जेक्ट तथा एक हस्तांतरित विषय यानी कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। जिन विषयों को भारतीयों के हाथों में देने में से ब्रिटिश सरकार को कोई विशेष हानि नहीं होती थी, उन विषयों को हस्तांतरित किया गया तथा उनके शासन का उत्तरदायित्व भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया। उदाहरणार्थ स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सफाई। यूरोपियनों एवं एंग्लो इंडियंस की शिक्षा को छोड़कर शेष जनता की शिक्षा, सार्वजनिक कार्य, कृषि, सहकारी समितियां, मछली क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, खाद्य वस्तुओं में मिलावट, जन्म तथा मृत्यु संबंधी आंकड़े, तौल और माप आदि सभी ऐसे 22 विषय हस्तांतरित रखे गए। शेष 28 विषय जो अधिक महत्वपूर्ण थे वे सभी रक्षित रखे गए। उदाहरणार्थ भूमिकर, अकाल सहायता, न्याय प्रशासन, खनिज साधनों का विकास, पुलिस, समाचार पत्र, पुस्तकों व छापेखानों पर नियंत्रण, प्रांतीय वित्त आदि रक्षित विषय रखे गए। हस्तांतरित विषयों का दायित्व भारतीय मंत्रियों को सौंप दिया गया, जो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। रक्षित विषयों के शासन का दायित्व गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद को सौंपा गया, जो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी न होकर भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी होते थे। रक्षित विषयों पर प्रांतीय विधान परिषद का कोई नियंत्रण नहीं था। जहां यह विवाद उत्पन्न हो जाता कि कोई विषय रक्षित है अथवा हस्तांतरित, वहां गवर्नर का निर्णय अंतिम समझा जाता था। प्रांतीय कार्यपालिका को भी दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक भाग तो कार्यकारिणी परिषद थी और दूसरा भाग भारतीय मंत्री थे। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य थे, अन्य प्रांतों में केवल 2 थे। यह व्यवस्था की गई कि कार्यकारिणी परिषद में आधे सदस्य गैर सरकारी भारतीय होंगे। कार्यकारिणी के सभी सदस्य 5 वर्ष के लिए ब्रिटिश ताज द्वारा भारत सचिव की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते थे। व्यवहार में जिन व्यक्तियों के नाम की सिफारिश गवर्नर जनरल कर देते थे, भारत सचिव उन्हीं को स्वीकृति देता था। गवर्नर कार्यकारिणी परिषद का प्रधान होता था तथा कार्यकारिणी के किसी भी निर्णय की वे उपेक्षा कर सकता था।
हस्तांतरित विषयों पर शासन चलाने के लिए मंत्री नियुक्त किए गए। उनकी अधिकतम संख्या निश्चित नहीं की गई। बम्बई, कलकत्ता व मद्रास में 3 मंत्री नियुक्त किए गए और शेष प्रांतों में 2 मंत्री नियुक्त किए गए थे। मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती थी तथा उसकी इच्छा रहने तक ही वे अपने पद पर बने रह सकते थे। मंत्रियों की नियुक्ति विधान परिषद के सदस्यों में से ही की जाती थी। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर दिया जाता जो विधान परिषद का सदस्य नहीं होता था तो उसे 6 महीने के अंदर विधान परिषद का सदस्य बनना पड़ता था। जिस मंत्री में विधान परिषद का विश्वास नहीं होता था उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ता था। इधर गवर्नर को बिना कारण बताए मंत्रियों को हटाने का अधिकार था। इस प्रकार मंत्रियों को विधान परिषद तथा गवर्नर की दया पर छोड़ दिया गया था। इसलिए मंत्रियों को अपने 2 स्वामियों को प्रसन्न रखना पड़ता था। यदि मंत्रियों की सलाह से प्रांत की शांति या सुरक्षा में बाधा उत्पन्न होती है हो अथवा वे सलाह अल्पसंख्यक जातियों के हितों के विरुद्ध हो अथवा भारत सचिव व गवर्नर जनरल के आदेशों के विरुद्ध हो तो गवर्नर मंत्रियों की सलाह की उपेक्षा करके अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता था। यदि किसी कारणवश हस्तांतरित विषयों का शासन इस अधिनियम के अनुसार नहीं चलाया जा सकता था तो गवर्नर भारत की पूर्व स्वीकृति से इस अधिनियम को जितने समय के लिए आवश्यक समझे स्थगित कर सकता था। ऐसी स्थिति में हस्तांतरित विषयों का प्रशासन रक्षित विषयों की तरह चलाया जा सकता था। नेक्स्ट है प्रांतीय विधानमंडल। प्रांतीय विधानमंडल से हमारा अभिप्राय केवल विधान परिषद से है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रत्येक प्रांत में इसके सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न थी। यह व्यवस्था की गई कि विधान परिषद में कम से कम 20% सदस्य निर्वाचित होंगे और 20% से अधिक सरकारी अधिकारी नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ मनोनीत गैर सरकारी सदस्य भी होंगे। गवर्नर की कार्यकारिणी के सदस्य विधान परिषद के पदेन सदस्य होते थे। विधान परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया, किंतु गवर्नर इस अवधि से पूर्व भी उसे भंग कर सकता था और विशेष परिस्थिति में उसकी अवधि 1 वर्ष के लिए भी बढ़ा सकता था। प्रांतीय विधान परिषद को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने प्रांतों की शांति तथा अच्छी सरकार के लिए कानून बनाए। इस अधिनियम से पूर्व प्रत्येक बिल के लिए गवर्नर जनरल की आज्ञा लेना आवश्यक था, लेकिन इस अधिनियम में यह तय किया गया कि कुछ विशेष मामलों को छोड़कर शेष के लिए गवर्नर जनरल की आज्ञा की आवश्यकता नहीं रहेगी, परंतु गवर्नर तथा गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियां देकर विधान परिषद के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। अब नेक्स्ट है द्वैध शासन के दोष और उसकी असफलता के कारण। द्वैध शासन प्रणाली के वर्णन से स्पष्ट है कि प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित नहीं की गई, अतः कांग्रेस दल ने इसका पूर्ण बहिष्कार किया। 1924 में कांग्रेस की ओर से स्वराज्य पार्टी ने चुनाव में भाग लिया। स्वराज्य पार्टी का मुख्य उद्देश्य विधानमंडलों में जाकर द्वैध शासन को असफल बनाना था। विधानमंडलों में आकर उन्होंने द्वैध शासन में परिवर्तन की मांग की, अतः सरकार ने मुड्डीमेन समिति की नियुक्ति की जिसमें यूरोपियन और भारतीय दोनों तरह के सदस्य थे। यूरोपियन सदस्य द्वैध शासन को मौलिक रूप से सही मानते थे, जबकि भारतीय सदस्य द्वैध शासन को मौलिक रूप से गलत मानते थे। साइमन कमीशन ने भी द्वैध शासन प्रणाली के दोषों पर प्रकाश डाला था। नेहरू रिपोर्ट में भी इसकी कट्टु आलोचना की गई थी। 1921 से 1937 तक द्वैध शासन पद्धति ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में चालू रही। इस काल में जो अनुभव प्राप्त हुआ उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस व्यवस्था में अनेक दोष थे और इसकी असफलता निश्चित थी। द्वैध शासन के निम्नलिखित दोष उसकी असफलता के कारण सिद्ध हुए। नंबर 1 है सैद्धांतिक दृष्टि से दोषपूर्ण। द्वैध शासन सैद्धांतिक दृष्टि से दोषपूर्ण था। द्वैध शासन में यह बात स्वतः मान ली गई कि भारतीय अभी पूर्ण उत्तरदायी शासन के लिए अयोग्य हैं, इसलिए भारत में शुरू से आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए ताकि भारतीय मंत्रियों को साधारण अधिकार भी मिल जाए और अंग्रेजों के हाथों से वास्तविक शक्ति भी न निकले। इसलिए भारतीयों का असंतुष्ट होना
स्वाभाविक ही था। दूसरा, प्रांतीय सरकार को दो भागों में बांटना, जिसमें एक भाग विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी था और दूसरा अनुत्तरदायी था, सर्वथा त्रुटिपूर्ण था। इससे शासन की एकता और कार्य क्षमता नष्ट हो गई। लॉर्ड लिट्टन ने ठीक ही कहा था कि सरकार के रक्षित भाग को यद्यपि कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे आदर सभी देते थे, जबकि हस्तांतरित भाग को न केवल नापसंद किया जाता था अपितु तुच्छ भी समझा जाता था। नंबर 2 है विषयों का अवैज्ञानिक विभाजन। प्रांतीय विषयों का रक्षित और हस्तांतरित विषयों में बंटवारा सरकार की न केवल एकता को नष्ट करने वाला था, बल्कि एक कृत्रिम तथा अव्यावहारिक भी था, जिसके फलस्वरूप नित्य समस्याएं उठ खड़ी होती थी। विषयों का बंटवारा ऐसे अवैज्ञानिक ढंग से किया गया कि मंत्रियों के पास किसी भी समूचे विभाग का पूर्ण नियंत्रण नहीं था। उदाहरणार्थ, कृषि और सिंचाई का अभिन्न संबंध है, किंतु कृषि हस्तांतरित विषय रखा गया और सिंचाई को रक्षित। शिक्षा हस्तांतरित विषय था, किंतु यूरोपियनों तथा एंग्लो इंडियंस की शिक्षा रक्षित विषय था। मद्रास सरकार के व्यवसाय मंत्री सर केवी रेड्डी ने मुड्डीमेन कमेटी के समकक्ष गवाही देते हुए कहा था, मैं कृषि मंत्री था पर सिंचाई से मेरा कोई संबंध नहीं था। कृषि मंत्री होते हुए भी मेरा मद्रास कृषि ऋण अधिनियम और भूमि विकास ऋण अधिनियम का से कोई सरोकार नहीं था। सिंचाई, कृषि ऋण, भूमि विकास ऋण और अकाल रक्षा के बिना कृषि मंत्री की कार्य क्षमता और प्रभाव की केवल कल्पना ही की जा सकती है। मैं मंत्री उद्योग का, पर कारखाने, भाप यंत्र, जल विद्युत तथा श्रम विभाग मेरे पास नहीं थे, क्योंकि ये सब रक्षित विषय थे। इस कथन से स्पष्ट होता है कि मंत्रियों को रक्षित विभाग पर निर्भर बना दिया गया था, जिसके दुष्परिणाम निकले। नंबर 3 है गवर्नर की विशेष शक्तियां। दोहरे शासन की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि गवर्नर हस्तांतरित तथा रक्षित भागों को किस प्रकार निर्देशित करते हैं। यदि गवर्नर मंत्रियों के कार्यों में अनुचित हस्तक्षेप करे और उनको वांछनीय सहयोग न दे अथवा अपनी विशेष शक्तियों का बार बार प्रयोग करे, तब दोहरा शासन कभी सफल नहीं हो सकता था। मोंटेफोर्ड रिपोर्ट के रचयिता गवर्नर को मात्र संवैधानिक अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि जब तक मंत्रियों की सलाह से कोई भयानक परिणाम न निकले, उनकी सलाह मान ली जाए। प्रारंभ के 2 वर्षों तक गवर्नरों ने मंत्रियों के मामलों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया, किंतु बाद में उन्होंने अनुचित हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। गवर्नरों ने 3 प्रकार से सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली थी। प्रथम, उन्हें सरकार को अच्छी तरह संचालित करने के लिए नियम बनाने व आदेश जारी करने का अधिकार था। उन्होंने नियम बना दिया कि सप्ताह में एक बार सचिव अपने विभागीय कार्य के लिए गवर्नर से मिला करे और जहां उनके मंत्रियों से मतभेद हो, वे सभी मामले गवर्नर के निर्णय के लिए प्रस्तुत करे। इससे मंत्री बिल्कुल शक्तिहीन हो गए और सचिव उनके विरुद्ध गवर्नर के कान भरने लगे। दूसरा, गवर्नरों ने मंत्रियों से इकट्ठा मिलने के बजाय अलग अलग मिलना शुरू कर दिया। इससे मंत्रियों की बातों की उपेक्षा करना बहुत आसान हो गया। तीसरा, गवर्नरों ने एक नया सिद्धांत अपना लिया कि मंत्री केवल उनके परामर्शदाता हैं और ये उनकी इच्छा पर निर्भर है कि वे मंत्रियों की किसी बात को माने या न माने। इसका परिणाम यह हुआ कि गवर्नर मंत्रियों की उचित सलाह की उपेक्षा करने लगा। नंबर 4 है संयुक्त विचार विमर्श का अभाव। इस अधिनियम के रचयिताओं ने प्रांतीय सरकार के दोनों भागों रक्षित तथा हस्तांतरित में संयुक्त विचार विमर्श की सिफारिश की थी, ताकि मंत्रियों द्वारा गवर्नर की कार्यकारिणी जन इच्छाओं का पता लगा सके तथा कार्यकारिणी के सदस्यों के अनुभवों से मंत्री कुछ सीख सके। गवर्नरों को इस प्रकार के निर्देश भी दिए गए थे, किंतु मद्रास के गवर्नर को छोड़कर किसी भी गवर्नर ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। बजट पर विचार करने के अतिरिक्त कार्यकारिणी के सदस्य तथा मंत्रीगण शासन संबंधी मामलों पर विचार विमर्श के लिए कभी सम्मिलित नहीं होते थे। फलस्वरूप उन्हें निरंतर अविश्वास और तनातनी रहती थी। वे सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की निंदा करते थे। मंत्रियों से आशा की जाती थी कि वे अपने साथियों की प्रत्येक बात का विधान परिषद से समर्थन करें, जबकि रक्षित विभागों के बारे में उनसे कोई सलाह नहीं ली जाती थी। अतः प्रशासन पर इसके दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सके। नंबर 5 है संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव। मंत्री किसी भी संगठित राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं थे,
अतः वे किसी निश्चित कार्यक्रम से बंधे हुए नहीं थे। गवर्नर ने उनमें संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करने का प्रयास ही नहीं किया और न कभी उनमें सामूहिक विचार विमर्श ही होता था। इसलिए विभिन्न समस्याओं पर उनके भिन्न भिन्न विचार होते थे। कई बार एक मंत्री दूसरे मंत्री की योजना की विधान परिषद में आलोचना कर देता था। मंत्रियों का कार्यकारिणी के साथ भी कोई सहयोग नहीं था। मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, अतः वे विधान परिषद के सदस्यों को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते थे। इसके विपरीत कार्यकारिणी सदस्य विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, इसलिए उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि विधान परिषद उनसे प्रसन्न है अथवा नाराज। अतः वे मंत्रियों को सहयोग देने की चिंता ही नहीं करते थे। इस आपसी सहयोग के अभाव में प्रशासन में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती थी। नंबर 6 है मंत्रियों की दुर्बल स्थिति। मंत्रियों की स्थिति वास्तव में बड़ी दुर्बल थी। उनके पास कोई वास्तविक अधिकार नहीं थे। वे राष्ट्र निर्माण संबंधी विभागों का संचालन करते थे, किंतु उनके पास फंड नहीं थे। प्रांतों में वित्त विभाग रक्षित विषय था, अतः यह हर मामले में रक्षित विभागों का पक्ष लेता था और हस्तांतरित विभागों के मार्ग में अनेक प्रकार के रोड़े अटकाता था, ताकि यह सिद्ध हो जाए कि भारतीय मंत्री अयोग्य हैं। वित्त विभाग का यह पूर्ण प्रयत्न रहता था कि हस्तांतरित विभागों की मांगों पर विचार करने से पूर्व रक्षित विभागों की सारी मांगें पूरी कर दी जाए। अतः हस्तांतरित विभागों के लिए धन का अभाव सदा बना रहता था। इसके अतिरिक्त गवर्नर हस्तांतरित विषयों में हस्तक्षेप कर सकता था तथा बिना कारण बताए किसी मंत्री को पदच्युत कर सकता था। इसलिए अनेक मंत्री गवर्नर की चापलूसी करने लगे थे। ऐसी स्थिति में दोहरे शासन की असफलता स्वाभाविक ही थी और इसकी काफी जिम्मेदारी गवर्नर की थी। नंबर 7 है विधान परिषद का दोषपूर्ण संगठन। प्रांतों की विधान परिषदों का संगठन भी दोषपूर्ण था। इसके लगभग 30% सदस्य सरकारी अधिकारी अथवा सरकार द्वारा मनोनीत गैर सरकारी सदस्य थे। जो सदस्य निर्वाचित थे वे विभिन्न संप्रदायों तथा विशेषाधिकार प्राप्त तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे। मतदान का अधिकार भी संपत्ति, आयकर तथा राजस्व संबंधी योग्यता पर आधारित था। अतः विधान परिषद के अधिकांश सदस्य प्रतिक्रियावादी थे। सभी सदस्य सरकार को हर प्रकार से प्रसन्न रखना चाहते थे ताकि अपने अपने संप्रदायों के लिए अधिक सुविधाएं प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है बाहरी परिस्थितियों का उत्तरदायित्व। यद्यपि द्वैत शासन की असफलता का मुख्य कारण 1919 के अधिनियम का आंतरिक दोष थे, तथापि बाहरी परिस्थितियों ने भी इसकी असफलता का महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जिस समय यह अधिनियम लागू किया गया उस समय भारत में इसके अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अनेक राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हो गई थी। ब्रिटेन ने अपने अधिराज्यों के साथ समानता का व्यवहार करना शुरू कर दिया और एशिया में नई राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हो चुकी थी। ऐसी परिस्थितियों में भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के ये सुधार अपर्याप्त और निराशाजनक प्रतीत हुए। देश में असहयोग आंदोलन ने सद्भावना के स्थान पर कटुता, अविश्वास और असहयोग का वातावरण उत्पन्न कर दिया। इसलिए सुधारों की असफलता अवश्यंभावी हो गई। स्वराज्य पार्टी ने विधानमंडलों में प्रवेश किया, किंतु ये मंडलों में इसलिए प्रविष्ट हुई थी कि सरकार के मार्ग में रोड़े अटकाकर द्वैत शासन की अव्यावहारिकता सिद्ध कर दी जाए। 1931 में तो भारतीयों का ध्यान इन सुधारों पर अमल करने की तरफ गया ही नहीं, क्योंकि अब कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो नीति अपनाई गई वे थी सर्वथा अनुचित ही थी। कुछ वर्षों बाद जब मॉन्टेग्यू भारत सचिव के पद पर नहीं रहे, तब ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण भारतीयों के प्रति कठोर हो गया। अतः भारत सरकार ने विधानमंडलों की इच्छाओं की अवहेलना आरंभ कर दी। इसलिए तेज बहादुर सप्रू, C.Y. चिंतामणि तथा पंडित जगत नारायण ने अपने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिए। डॉक्टर जकीरिया ने ठीक ही लिखा है कि सरकार के इस निर्णय ने कि सुधारों पर इस तरह अमल किया जाए जिससे लोगों को कम से कम स्वशासन के अधिकार मिले और दूसरी तरफ स्वराज्य दल की इस नीति ने कि सरकार के संचालन में अधिक से अधिक रुकावटें लगाई जाए। 1919 के सुधारों के भाग्य का पहले से निर्णय कर दिया। कोपलैंड ने भी स्वीकार किया कि द्वैत शासन असफल रहा, क्योंकि वे अपने
रचयिताओं के मूल उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सका। इसने उत्तर भारतीयों को उत्तरदायी शासन का सही प्रशिक्षण नहीं दिया। अब द्वैत शासन की सफलताएं, वो तो पहले हमने सफलताएं पढ़ी, अब पढ़ेंगे द्वैत शासन की सफलताएं। द्वैत शासन चाहे असफल रहा हो और 1937 में इसको समाप्त भी कर दिया गया 1935 का अधिनियम पारित होने के बाद, किंतु ये सर्वथा लाभहीन नहीं रहा। इसके अंतर्गत भारतीय मंत्रियों को स्वशासन का प्रशिक्षण मिल गया। उन्हें पता चल गया कि स्वशासन के मार्ग में कौन सी कठिनाइयां आ सकती है और उनका हल कैसे निकाला जा सकता है। भारतीय मंत्रियों को तथा जनता को स्वशासन के प्रति ब्रिटिश सरकार के रवैये का भी पता चल पाया गया। हस्तांतरित विषयों में नौकरशाही के ऊपर मंत्रियों का जो नियंत्रण स्थापित किया गया, इससे नौकरशाही को महसूस हुआ कि बदलती हुई परिस्थितियों में जनता की मांगों और हितों की ओर थोड़ा बहुत ध्यान अवश्य देना पड़ेगा। धीरे धीरे आंशिक उत्तरदायी शासन के साथ साथ सार्वजनिक सेवाओं का भारतीयकरण होने लगा। इस अधिनियम द्वारा प्रथम बार लोगों को मतदान का अधिकार मिला और प्रथम बार बड़े पैमाने पर चुनाव हुए। परिषदों में प्रथम बार संसदीय वातावरण बना। सरकारी नौकरशाही ने पहली बार जनता द्वारा निर्वाचित मंत्रियों के आदेशों का पालन किया। मंत्रियों को उन सरकारी सदस्यों का पहली बार ज्ञान हुआ जिन्हें अब तक पूर्णतया गुप्त रखा जाता था। अधिनियम का मूल्यांकन। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण विधेयक है। भारत सचिव की शक्ति को कम कर दिया गया तथा भारत सरकार पर उसके नियंत्रण को ढीला कर दिया गया। प्रांतीय मामलों में उन विषयों पर उसका हस्तक्षेप समाप्त कर दिया जो विषय प्रांतों को सौंप दिए गए थे। भारत सचिव का वेतन भी अब ब्रिटिश कोष से दिया जाना तय हुआ, जिससे भारतीय काफी समय से मांग करते आ रहे थे। केंद्रीय कार्यकारिणी में भी भारतीयों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का बंटवारा किया गया। केंद्रीय व्यवस्थापिका का न केवल विस्तार किया गया बल्कि केंद्र में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई। भारतीयों को प्रत्यक्ष मताधिकार दिया गया, हालांकि यह मताधिकार अत्यंत सीमित था। व्यवस्थापिका की शक्तियों में भी वृद्धि की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि वह व्यवस्थापिका लोकमत की अभिव्यक्ति का प्रचार केंद्र बन गया। वास्तव में इसके द्वारा भारत में संसदीय सरकार की दृढ़ नींव पड़ी। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना इस अधिनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। इस प्रकार हमने 1919 के अधिनियम के विषय में उसकी विशेषताएं, उसके दोष और उसके लाभ के विषय में विस्तार से पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम 1935 के अधिनियम के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।